नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं मिस्टर आर के यादव आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के यादव सर पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक छोटा सा पार्ट जिसका नाम है समास को लेकर कुछ चर्चा करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं समास। इसके पहले मैंने संधि कंप्लीट कर रखा है। समास को कंप्लीट करने के बाद मैं संधि पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था करूंगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम समास को देख लेते हैं कि समास क्या होता है, क्या डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है समास और संधि में। तो जो संधि होती है दोस्तों, वहाँ पर वर्डों की बात होती है। किसकी बात होती है? वर्डों की बात होती है। जैसे मैं ये कहूँ कि संधि किसे कहते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्डों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। लेकिन जब बात आती है समास की, जब बात समास की आ जाती है तो हम क्या कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। या फिर हम दोनों में अच्छा सा डिफरेंट देखें तो संधि और समास की बात करें तो जो संधि होती है इसमें किसकी बात होती है? वर्ड की बात होती है। लेकिन समास में क्या बात होती है? आप गौर करिएगा, समास में शब्द की बात होती है दोस्तों। ठीक है, समास में शब्द की बात होती है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो हम अब इतना तो समझ गए कि जहाँ वर्डों की बात होगी वहाँ पर क्या होगा? संधि होगी। जहाँ शब्दों की बात होगी वहाँ पे क्या होगा? समास होगा। समास की छोटी सी और जानकारी ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। समास का मतलब संक्षेपीकरण, मतलब घटाना, मतलब संक्षिप्त करना, मतलब कम करना। हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा से बड़ा शब्द है और उसके बड़े से बड़े अर्थ को एक छोटे शब्दों में, जैसे हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा शब्द है और उसके मतलब रूप में परिवर्तित करके हम एक छोटे शब्द में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे समास कहते हैं। जैसे संक्षेपीकरण मतलब छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना मतलब बिल्कुल छोटा कर देना, कम कर देना समास कहलाता है। ठीक, आइए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे। मतलब बड़े शब्दों को जब हम छोटे शब्दों में संक्षिप्त कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, लेकिन उसके मान में परिवर्तन कुछ भी नहीं दिखे, कुछ भी नहीं हो, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं समास के भेद। तो ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि आज के वर्तमान काल में समास को मुख्यतः 6 पार्टों में बांटा गया है या 6 रूपों में जाना जाता है। हम कह सकते हैं समास के भेद कितने होते हैं, समास के प्रकार कितने होते थे? 6। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल रहा है कि समास के भेद वो भी कितने? 1 2 3 4। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा राज है। मैं थोड़ा सा पूरा डिटेल कुछ देने का सोच रहा हूँ। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो नोट में मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, इसलिए मैंने नोट्स तैयार करवाया है कि प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अभी आपने ऊपर देखा द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और अव्ययीभाव। जब द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ के रखा था तो प्राचीन समय में तो समास 4 ही प्रकार के दिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है आपको मिलेगा, परंतु विद्वानों ने उसे अलग करके समास के कुल 6 भेद कर दिए। मतलब यदि आपसे क्वेश्चन बोले कि बताइए कि प्राचीन समय में समास कितने प्रकार के थे, तो 4 प्रकार के थे। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए कि बताइए समास कितने प्रकार के हैं या वर्तमान काल में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे आंसर? आपको बताना होगा आंसर कि 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं
देखिए तत्पुरुष समास से उत्पत्ति हुई है कर्मधारय की और कर्मधारय से उत्पत्ति हुई है देवों की। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्मधारय समास की उत्पत्ति किस समास से हुई है, तो कर्मधारय समास की उत्पत्ति तत्पुरुष समास से हुई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक, आइए हम आगे चलते हैं। आगे है आपको पदों की प्रधानता। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डिटेल देने का प्रयास किया हूँ, हम प्रयास किए हैं। आगे है पदों की प्रधानता। देखिए पदों की प्रधानता, एक होता है प्रधान खंड और एक होता है गौड़ खंड। ये दो पद की प्रधानता होती है। एक प्रधान खंड होता है, एक गौड़ खंड होता है। ठीक है, प्रधान खंड एक तरह से मुख्य होता है। ठीक, प्रधान खंड एक तरह से क्या होता है, मुख्य होता है। मतलब गौड़ खंड से भी ज़्यादा प्रधान खंड मुख्य होता है। ठीक है, मतलब अर्थ का बल, मतलब जहाँ अर्थ का बल पड़ता है प्रधान खंड कहलाता है, और जहाँ अर्थ का बल ही नहीं पड़ता है गौड़ खंड कहलाता है। ठीक है, इसे हम दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं। आइए देखिए, जैसे मैंने दिया पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, तो पूर्व पद बोलते हैं पहले का पद, उत्तर पद बोलते हैं बाद का। ठीक है, पूर्व पद मतलब पहले का, उत्तर पद मतलब बाद का होता है। ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि राम यादव, मैंने क्या किया, राम यादव, तो आप बताइए राम यादव मैंने कर दिया, तो राम में क्या है, पूर्व है। राम में क्या है, पूर्व है। इसी को क्या बोलेंगे, पहले का पद। हाँ, लेकिन उत्तर पद क्या है, बाद का है। उत्तर पद क्या है, यादव। अब फिर से समझ लीजिए, पूर्व पद में राम है और उत्तर पद में क्या है, यादव है। ये ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि आपको यहाँ पर प्रधान प्रधान और गौड़ में ये नहीं कि आगे कौन है पीछे कौन है, लेकिन आपको यहाँ पर पद की जब बात आती है तो आपको कन्फर्म होता है, फिक्स होता है कि पूर्व पद पहले का होता है और उत्तर पद बाद का होता है। लेकिन प्रधान और गौड़ में ये फिक्स नहीं होता है। आइए हम ध्यान से समझते हैं द्वंद्व समास को। पहला समास हम देखते हैं, द्वंद्व समास के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। द्वंद्व समास में देखिए दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और हम ये भी जानते हैं, एक बात और हम जानते हैं, हाँ, एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ द्वंद्व समास के नीचे लिखा हुआ है प्रतिस्पर्धा। तो आप ये जानिएगा कि दो समानों के बीच या समानों के बीच में प्रतियोगिता होती है, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। इसलिए मैंने द्वंद्व समास के नीचे लिख दिया है प्रतिस्पर्धा। अब प्रतिस्पर्धा लिखने के बाद मैंने यहाँ पे जब लिख दिया दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यह दोनों पद प्रधान कैसे होते हैं मुझे आप लोगों को समझाना पड़ेगा। इसलिए मैंने द्वंद्व समास के नीचे लिख दिया है प्रतिस्पर्धा। और प्रतिस्पर्धा में मैंने दो चीज़ बना दिया है, मतलब दो व्यक्तियों को रख दिया है। एक व्यक्ति का नाम है क और दूसरे व्यक्ति का नाम है ख। और यहाँ पर क नाम का भी व्यक्ति मुख्य रूप से है, मतलब मुख्य है, और ख नाम का भी व्यक्ति मुख्य है, मतलब यहाँ पर दोनों व्यक्ति क्या है, मुख्य है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो बताया था दोनों पद प्रधान होते हैं। इन दोनों पद प्रधान को पूरी तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रतिस्पर्धा रखा। प्रतिस्पर्धा में दो व्यक्ति रखा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो होती है दो व्यक्तियों के बीच में होती है, और दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, मुख्य है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि कैसे दोनों मुख्य होते हैं, दोनों पद मुख्य होते हैं, या दोनों व्यक्ति मुख्य होते हैं, या फिर दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, एक बात और समझिएगा कि दोनों पद प्रधान होते हैं। मैंने प्रतिस्पर्धा दिया, प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है
प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है दोस्तों प्रतिद्वंद्वता, ये क्लियर रखिएगा, प्रति क्या द्वंद्वता, नहीं तो आप लोग बाद में कहेंगे सर इसका अर्थ आप नहीं बताएं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास में जो होता है और, अथवा, या, एवं आपको देखने को मिलता है, और ये कहाँ देखने को मिलता है, दोनों पद के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों पदों के बीच में देखने को मिलता है। जैसे मैं ये कहूँ भाई बहन, भाई बहन, भाई और बहन, देखिए और है, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, आचार विचार, माँ बाप, दाल भात, खरा खोटा, आगा पीछा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, आचार विचार, आचार और विचार, माँ बाप, माँ और बाप, दाल भात, दाल और भात, खरा खोटा, ये सारी चीज़ें क्लियर है। आगा पीछा, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्या दिख रहा है, समास का मतलब संक्षिप्त रूप, मतलब भाई और बहन को भाई बहन कह दिया, गंगा और यमुना को गंगा यमुना कर दिया। तो क्या यहाँ गंगा और यमुना एक है, जो गंगा यमुना साथ में लिखा है, नहीं ना, लेकिन यहाँ गंगा और यमुना कर दिया है। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य कर दिया, मतलब दोनों पद प्रधान है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। इन चीज़ों का एकदम क्लियर और बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, द्वंद्व समास। इसमें आपके द्वंद्व समास में कुछ विशेष भी होते हैं, कुछ विशेष होते हैं, जैसे मैं कुछ विशेष को भी देख लेते हैं, हम देख लेते हैं। जैसे धर्माधर्म, पापा पाप, लाभालाभ। तो धर्माधर्म का क्या होता है, अगर इसे संधि विच्छेद करेंगे तो धर्माधर्म का क्या होता है, धर्म अधर्म, पाप और पाप, लाभ और लाभ, ये चीज़ क्लियर करिएगा, ये कुछ विशेष हैं। ठीक, और पहचान देखिए, पहचान द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में पहचान ये होता है कि दोनों पदों का संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया होना चाहिए। मतलब द्वंद्व समास में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया होना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं कि द्वंद्व समास में जो दोनों पद हैं उनमें क्या, संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि द्वंद्व समास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, अगला है हमारा समास द्विगु समास। द्विगु समास, तो सबसे पहले इसकी पहचान हम देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या ऐसी चीज़ें होती है जैसे हम द्विगु समास को देखकर पहचान लें। ठीक है, वैसे आप द्वंद्व को आप जान जाएंगे, प्रतिद्वंद्वता, द्वंद्वता, प्रतिस्पर्धा, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में प्रतिद्वंद्वता, प्रतिस्पर्धा, वो नाम से ही पुकार रहा है कि मैं प्रतिद्वंद्वता हूँ। जैसे गंगा यमुना, गंगा और यमुना दोनों अपने आप में फेमस है, समझ रहे हैं, तो हुई ना प्रतिद्वंद्वता। यहाँ पे देखिए द्विगु समास, द्विगु समास, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो होता है कि पहला पद क्या होता है, संख्यावाची, मतलब पहला पद का मतलब क्या, पूर्व पद, और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, मतलब उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। आइए देख लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे पंचवटी, जैसे क्या, पंचवटी, चौराहा, दोपहर, दुपट्टा, नवग्रह, नवरात्रि। अब ऐसे पढ़ देंगे तो समझ में तो आएगा नहीं आपको, तो हम क्या करेंगे, पंचवटी मतलब, वट मतलब होता है वृक्ष, पंच मतलब पाँच, पाँच, पाँच वृक्षों का समूह पंचवटी को बोलते हैं। चौराहा, चार रास्तों का समूह चौराहे को बोलते हैं। देखिए पहला है ना, चौ मतलब चार, राह मतलब रास्ता। अगला देखिए दोपहर, दोपहरों का समूह, दुपट्टा, दुपट्टों का समूह, नवग्रह, नवग्रहों का समूह, नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। क्लियर है। आइए नीचे देखते हैं कि पंचवटी में कैसे, मतलब एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। पंचवटी, और पंचवटी में कौन प्रधान होता है और कौन संख्यात्मक होता है। ठीक है, तो देखिए पंचवटी मैंने लिया, पंचवटी में देखिए पंच, पंच क्या है, संख्यात्मक है, संख्यात्मक है, और यह प्रधान नहीं हो सकता है। मतलब द्विगु समास में जो पहला पद होता है वह संख्यात्मक ही हो सकता है, लेकिन यह प्रधान कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जो वटी है वह संख्यात्मक कभी नहीं होगा, लेकिन यह प्रधान होता है, यही प्रधान होता है। जैसे मैं एक और समझ, शताब्दी, शताब्दी मतलब
100 अब्दों का समूह, 100 अब्दों का समूह। अब्द मतलब होता है वर्ष। यहाँ देखिए 100 क्या है, संख्यावाचक। आइए हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को। हाँ, लेकिन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है यहाँ से। यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, अब आप तो जानते हैं भाई संख्यावाची रहेगा तो तुरंत हम जाके मार देंगे द्विगु, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो परंतु दो पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हो या दे रहा हो तो वह बहुब्रीहि समास होता है, वह द्विगु समास नहीं होता। वह कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। आइए तब इसी लगे हम बहुब्रीहि को भी देख लेते हैं। तीसरा समास हमारा होगा क्या, तीसरा समास हमारा होगा, इसका नाम क्या है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि में क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। क्यों अप्रधान होते हैं, क्यों अप्रधान होते हैं, क्योंकि अपना अर्थ छोड़ करके कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अपना अर्थ छोड़ करके कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेता है। तो मतलब क्या निकलता है यार, अपना तो कोई मतलब नहीं निकलता है, तीसरा अर्थ को धारण कर ले रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, अब जब तीसरा अर्थ धारण कर लेता है दोस्तों, तो वही तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। वही तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। इन चीज़ों पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं भाई, तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा इसमें कि बहुब्रीहि समास में क्या होते हैं, दोनों पद मैंने क्या बताया, प्रधान होते हैं, ठीक है। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अप्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। अप्रधान क्यों होते हैं, मैंने अभी बताया कि अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे अर्थ को धारण कर लेता है, इसीलिए क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। अब आइए देखते हैं कैसे तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे मैंने कह दिया, कुछ विशेष में मैंने यहाँ पे लिया है, चतुरानन, दशानन, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, पंचाली, पंचानन, त्रिभुवन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, चतुरानन का मतलब क्या होता है, चतुरानन का मतलब 4 सिरों वाला या 4 मुख वाला, मतलब ब्रह्मा जी। तो देखिए चतुरानन ने किसी और का अर्थ धारण किया ना, किसी तीसरे का अर्थ धारण किया ना, तो बहुब्रीहि कहलाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, चतुर मतलब 4, संख्यावाचक है, संख्यावाचक भी है। दशानन मतलब 10 सिरों वाला, मतलब रावण। देखिए तीसरे का अर्थ बता रहा है, 10 संख्यावाचक भी दिख रहा है। दशानन मतलब 10 सिरों वाला, जैसे रावण। चतुर्भुज की बात करते हैं, 4 भुजाओं वाला, जैसे विष्णु भगवान। त्रिनेत्र मतलब शिव जी, देखिए संख्यावाचक दिख रहा है पहले पद में। पंचाली मतलब 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी को बोलते हैं पंचाली। पंचानन, त्रिभुवन 3 भुवनों के स्वामी। आइए कुछ आगे भी हम देख लेते हैं। पीतांबर, जैसे क्या बोलते हैं, पीतांबर बोलते हैं भाई कृष्ण भगवान को, ठीक है। नीलकंठ शिव जी। लंबोदर, लंबा हो उदर जिनका, यही ना, लंबोदर लंबा हो उदर जिनका, क्या, लंबोदर मतलब गणेश भगवान, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल होते हैं, इनको भी देख लीजिए। जैसे 31, 1 और 30 है जो, वह क्या, 31, यह भी बहुब्रीहि होता है। क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। 21 एक है, या फिर 21 को क्या कह सकते हैं, 1 और 20, 1 और क्या, 20 है जो, वह क्या, 21। 61 में क्या कहेंगे, 1 और 60, 61 मतलब आप तो समझ गए होंगे कि इसको क्या कहने वाले हैं। लेकिन आप इसमें 22-23 को मत लीजिएगा, सिर्फ 31, 21, 61 ये क्या होंगे,
बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। इसके अलावा भी कुछ हमको, मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, इसके अलावा भी मैंने 2 एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है। जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब चक्र को धारण करने वाला। चंद्रमौली, चंद्रमौली का मतलब चंद्रमा को धारण करने वाला। ये चीज़ क्लियर है, ये सभी क्या है, बहुब्रीहि समास है। ठीक, आगे आते हैं हम, अगला देखते हैं हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को समझ लेते हैं। इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। इस समास में एक पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा क्या होता है, विशेष्य होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं, कई जगह आपको विशेषण सुनने को मिला है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं। तो विशेषण उन्हें कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वही विशेषण कहलाता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। तो अब बताइए कि कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, राम अच्छा है। सबसे पहले ये चेक करिए कि इसमें विशेषण क्या है। राम अच्छा लड़का है ना, हो तो नहीं पाएगा ऐसे। राम अच्छा लड़का है, चलिए जहाँ तक हुआ मैंने कर दिया। राम अच्छा लड़का है, हाँ। तो अब बताइए अच्छा यहाँ पे क्या है, अच्छा हमारा विशेषण होता है। ठीक है, अच्छा हमारा क्या होगा, विशेषण हो गया। लेकिन राम क्या होगा भाई, राम क्या होगा, चीज ध्यान दीजिएगा, राम क्या होगा, अच्छा क्या होगा, अच्छा तो हमारा विशेषण होगा। लेकिन जिसकी विशेषता बतलाता है, या अच्छा किसकी विशेषता बतला रहा है, अच्छा किसकी विशेषता बतला रहा है, राम की। भाई अच्छा कौन है, राम है। तो जिसकी विशेषता बतलाता है वह विशेष्य कहलाता है। ठीक है, यानी राम क्या है, विशेष्य है। अब ध्यान दीजिए, राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा हुआ विशेषण, राम हुआ क्या, विशेष्य। जैसे ठंडा पानी, तो पानी क्या हुआ, पानी तो हुआ क्या, विशेष्य। लेकिन ठंडा पानी, पानी क्या है, बहुत ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है। पानी क्या है, ठंडा है। तो क्वालिटी क्या है पानी की, ठंडा। तो ठंडा है तो विशेषण हुआ, और यह ठंडा किसकी विशेषता बता रहा है, पानी की। कौन ठंडा है, पानी। तो पानी क्या हुआ, विशेष्य हुआ। बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कर्मधारय। कभी कभी दोनों पद क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। कभी कभी दोनों पद क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। ठीक, कभी कभी देख लेते हैं क्या होता है। कभी कभी दोनों पद विशेषण होता है। जैसे इसमें क्या, पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। तो पूर्व पद अप्रधान होता है, बट उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। अब कैसे होता है, आके नीचे देख लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। भाई लड़का क्या है, अच्छा है, लेकिन लड़का यहाँ प्रधान होगा और अच्छा अप्रधान होगा। आइए देख लेते हैं। जैसे महादेव, जैसे क्या, महादेव। तो देव क्या है, महान है, देव क्या है, महान है। तो यहाँ क्या होगा, प्रधान क्या होगा, देव। महान ना करके, महान ना करके देव होगा, देव ही तो महान है, तो देव होगा। पीतांबर मतलब पीतांबर, चीज पे ध्यान एक बार समझ लीजिएगा। महादेव, महादेव मतलब ऐसा देवता, क्लियर कर देते थोड़ा सा और, ऐसा देवता जो महान है। तो यहाँ बताइए कि महान फेमस है कि देव, तो देव बताइए, महान फेमस है कि देव, तो देव फेमस है। पीतांबर मतलब, पीतांबर पीला है अंबर जिसका, मतलब अंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो यहाँ पीला फेमस है या वस्त्र, वस्त्र फेमस है। भाई वस्त्र होगा ही नहीं तो वो पीला लाल काला कैसे होगा, तो यहाँ पर अंबर फेमस होगा। नीलकमल, कमल है जो नीला, तो यहाँ कमल फेमस होगा। नीलकंठ, यहाँ कंठ फेमस होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नील गाय, यहाँ गाय नीली मतलब नीली है जो गाय, मतलब यहाँ गाय फेमस होगी। परमानंद मतलब आनंद, यहाँ आनंद फेमस होगा। बड़भागी, यहाँ भागी फेमस होगा।
महात्मा, यहाँ आत्मा, आत्मा है जो महान, तो यहाँ पर क्या होगा, आत्मा फेमस होगा। ठीक है। इसके बाद सद्धर्म, सद का मतलब होता है अच्छा, सद का मतलब क्या होता है, अच्छा, अच्छा धर्म। तो बताइए धर्म क्या है, अच्छा है, तो यहाँ धर्म फेमस होगा। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और अधपका, अधपका मतलब पका है बट कितना, आधा, तो यहाँ पका फेमस होगा। छोटा भैया, कौन भैया, भैया कौन, छोटा कि बड़ा, बड़ा छोटा मझला, तो कौन, भैया, भैया नहीं रहते तो छोटा बड़ा मतलब क्या निकलता, तो यहाँ भैया फेमस होगा। हाँ एक चीज़ और देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल पीला, क्या इंपॉर्टेंट, लाल पीला। तो लाल पीला देखकर आप क्या समझ रहे हैं, बताइए, लाल पीला देखकर। तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, लाल पीला जो है ना, ये विशेषण है, ये विशेषण है। आप लाल पीला देखकर आप द्वंद्व मत मार देना, आप लाल पीला देखकर आप उसे द्वंद्व मत मार देना, क्योंकि द्वंद्व जो होता है, द्वंद्व की जो पहचान होती है, संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया होना चाहिए। वहाँ पर कोई विशेषण की बात नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर विशेषण की बात बोला है। तो ये लाल पीला क्या होंगे, विशेषण होंगे, और विशेषण होंगे तो इस कारण से आपको मालूम लग गया होगा कि यह कौन सा समास होगा बहादुरों, यह कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला होगा हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास मतलब पहला पद क्या, अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्ययवाची होता है। यहाँ पहला पद क्या होता है, अव्ययवाची होता है, मतलब प्रधान होता है। पूरी भूमिका यहाँ पर पहले पद की होती है। जैसे दूसरे भाषा में कह सकते हैं, उपसर्ग से संबंधित जितने भी शब्द आपको दिखें सभी के सभी अव्ययी भाव समास होंगे। ठीक है, अव्ययी भाव समास होंगे। ठीक, अब आइए यहाँ देखते हैं। जैसे मैंने कहा यथाशक्ति, बताइए इसमें यथा क्या है, उपसर्ग है। अब एक उपसर्ग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं, एक उपसर्ग से अनेकों शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथाधर्म, यथाक्रम। आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्या है कि शब्दों के पहले जो चीज़ें जुड़कर बनती हैं, शब्दों के पहले जो चीज़ें जुड़कर बनती हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक, तो यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथाधर्म, यथाक्रम। अगला आप देखेंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन भी क्या है, प्रतिदिन भी आपका अव्ययी भाव समास, जिससे प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष। आगे देखेंगे आप अनुरूप, अनुरूप में देखेंगे आप अनु है, अनु एक उपसर्ग है। ठीक है, अनुगमन, अनुचर, अनुसार, ये क्या होते हैं, सभी के सभी अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए आप, एक और है आमरण। आमरण में आपको क्या मिलेगा, आ आपको उपसर्ग मिलेगा, आमरण, आगमन, आगन्मुख। ठीक है, हाँ कुछ यहाँ भी विशेष है, कुछ बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है अव्ययी भाव समास में। ये ध्यान दीजिएगा, रिपीटेड वर्ड आते हैं, जैसे धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, थोड़ा थोड़ा। तो आप इसे भी ले जाके द्वंद्व मत मार दीजिएगा, क्योंकि रिपीटेड वर्ड जो भी होता है, धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, थोड़ा थोड़ा, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। आइए अब हम लास्ट देखते हैं। लास्ट जो समास है उसका नाम क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो सभी में पूर्व पद उत्तर पद की बात होती है, ये तो जाहिर सी बात, कॉमन सी बात हो गई। तो उत्तर पद इसमें प्रधान होता है और जिसका सहायक क्या होता है, पूर्व पद। इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इनका सहायक होता है बेचारा कौन, पूर्व पद सहायक होता है। यहाँ पे देख लीजिए, दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बधे होते हैं, दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बधे होते हैं। अब वो कारक कौन से होते हैं जिनसे वो बधे होते हैं, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पे कारक चिन्ह कौन सा है, का। राजरानी, राजा की रानी, कारक चिन्ह कौन सी है, की। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, कारक चिन्ह कौन सा है, से। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, कारक चिन्ह कौन सा है, पर। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं, जैसे देखिए तत्पुरुष समास के जो एक तरह से कारक चिन्ह भेद होते हैं, 7 होते हैं। ध्यान से देखिए, तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, 7। अब यहाँ पे कारक का नाम क्या है, जैसे मैंने ये कह दिया कर्ता, कर्ता मतलब ने, कर्म को, करण
से के द्वारा संप्रदान के को लिए अपादान से अलग संबंध का के की ना ने नी रा रे री अधिकरण में में पै पर ऊपर में पै पर ऊपर। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो अगर मैं आगे चलूँ दोस्तों, मैं एक बार तत्पुरुष को देख लेता हूँ। तत्पुरुष क्या है, देखिए तत्पुरुष थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी वीडियोज़ में, मैं कहीं से छोड़ दिया था इसको और थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। देखिए ध्यान से, शायद मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला था। तत्पुरुष समास अगला क्या है। हाँ दोस्तों, शायद मैं ध्यान नहीं दिया, कहाँ पर थे हम लोग। अगर अव्ययीभाव समास थे, अव्ययीभाव समास से ही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अव्ययीभाव समास से ही समझ लेते हैं, शायद मैंने बता दिया था इसको, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास क्या, पहला पद अव्ययवाची होता है, जैसे प्रधान होता है, मतलब उपसर्ग से रिलेटेड जितने भी उपसर्ग होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे अव्ययीभाव समास होते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में क्या है, उपसर्ग है यथा। यथाशक्ति से उपसर्ग का मतलब उस शब्द से कई शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे यथाशक्ति, शीघ्र, यथाशीघ्र, यथाधर्म, यथाक्रम और प्रतिदिन। प्रतिदिन में क्या है, प्रति उपसर्ग है, प्रतिदिन होगा, प्रत्येक होगा, प्रतिमा होगा, प्रतिवर्ष होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम आते हैं अनुरूप। अनुरूप में क्या होगा, आपका अनु उपसर्ग होगा, अनुरूप, अनुगमन, अनुचर, अनुसार, ये सभी क्या होंगे, अव्ययीभाव समास होंगे, ठीक है। आमरण, जैसे आमरण को देख लेते हैं। आमरण में क्या उपसर्ग होगा, आ उपसर्ग होगा। आमरण, आगमन, आगन्मुख। अब यहाँ पे देखते हैं रिपीटेड वर्ड भी आते हैं, रिपीटेड वर्ड। तो रिपीटेड वर्ड में धीरे धीरे क्या होता है, अव्ययीभाव समास, बार बार, कभी कभी, थोड़ा थोड़ा। आप इसे द्वंद्व मत मार दीजिएगा, ठीक है। ये सभी रिपीटेड वर्ड किस समास के नाम से जाने जाते हैं, अव्ययीभाव समास के नाम जाने जाते हैं। तो शायद हम यहीं पे छोड़े थे, तो हम ये ध्यान देना, मतलब ध्यान उतर गया हमारा कि हम कहाँ पर थे, ठीक है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है, पूर्व पद उत्तर पद दोनों में देखा जाए तो पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, और इसका सहायक होता है पूर्व पद, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कैसे सहायक होता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या होता है, दोनों पद किसी न किसी कारक से, चिन्ह से बधे होते हैं। जैसे देखिए तो राजा का पुत्र बधा है किस कारक से, का, मतलब राजपुत्र। संक्षिप्त देख रहे हैं, संक्षिप्त है, समास की यही पहचान है। राजपुत्र, राजा का पुत्र का एक क्या है, कारक है। राजरानी, राजा की रानी की एक कारक है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो ये कैसे कारक हैं, ये देख लेते हैं। तो तत्पुरुष के जो कारक होते हैं कुल 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 7 प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के को लिए अपादान से अलग। जैसे पेड़ से फल गिरते हैं तो वहाँ अपादान कारक होते हैं, क्योंकि अलगाव हो रहा है। संबंध का के की नाने नी रारे री अधिकरण में मैं पर ऊपर, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर गिरहकट मतलब, गिरह का मतलब गिरह को काटने वाला, मतलब कर्म कारक, मतलब कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। स्वर्गवास, स्वर्ग को वास, मतलब कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि करता नहीं कर्म को, ठीक है। मन चाहा, मन से चाहा, मतलब करण कारक, मतलब हम कह सकते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो से करण कारक। अगला रसोई घर, रसोई घर है तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, संप्रदान कारक होगा, ठीक। देश निकाला, देश से निकाला। मार्ग व्यय, मार्ग से व्यय, मार्ग में व्यय, मार्ग से व्यय नहीं, मार्ग में व्यय, ठीक है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अगला हमारा गंगा जल, गंगा जल, गंगा का जल। अगला दीनानाथ, दीनानाथ, तो दीनों के नाथ, नगरवास, आप बीती। ये सब क्या है, तत्पुरुष समास के भेद। और तत्पुरुष समास के 3 अन्य, तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल, उदाहरण। तत्पुरुष समास के 3 और अन्य भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 3 और अन्य भेद होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है नौ समास, और इया को छुपा लेते हैं, पढ़ते हैं नौ समास। नौ तत्पुरुष समास, नौ तत्पुरुष समास जिसके प्रारंभ में अ या अन उपसर्ग आए, वह क्या होता है, नौ समास। देखिए जैसे अन देखा, यहाँ है अन, अन सुना, अनहित, अन बोला, अनबन, अशुद्ध, अविवेक, असमर्थ। आप समझ गए होंगे नौ समास
न तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। अगला प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि में क्या हो, प्र आपको मिलेगा पहले, प्रमाण, प्रचलित, प्रमेय, प्रखर, ठीक है। और ये लास्ट है आपका अलुक, ये भी इंपॉर्टेंट है, अलुक तत्पुरुष। युधिष्ठिर, मनसिज। युधिष्ठिर का मतलब जिसका मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं, वो एक ही जगह स्थिर हो, एक ही जगह, जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। मनसिज। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि आप लोग समास पढ़ने के बाद अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। संधि का मैं आप लोगों को प्रैक्टिस का एक छोटा सा वीडियोस बना दूंगा, उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आप लोगों को दूंगा और देखूंगा कि कितने लोग आप लोग ऐसे हैं जो पहचान पा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।